नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 222 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 169 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 45 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3165 है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग कोरोना डेल्टा प्लस वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आए हैं उनकी जांच की जाए। उन्होंने बताया कि कोविड डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा गंभीर संक्रमण है। डेल्टा प्लस के लिए सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। 18 करोड़ की जनसंख्या तक, 23 करोड़ में से 18 करोड़ की जनसंख्या तक हमारी टीमें पहुंची हैं और ये प्रक्रिया जारी है। एक विशेष अभियान के अंतर्गत 5 मई से 97,000 गांव में 80,000 निगरानी समितियां अलग से लगाई गई, जिन्होंने के गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश किया। जहां अगर कहीं किसी को बुखार या खांसी था, उसको भी मुफ्त में दवाई दी। लगभग 15 लाख से अधिक मेडिकल किट बांटे गए। गांवों में टेस्टिंग बढ़ाई गई। 31 मार्च से लेकर अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उनमें लगभग 65% टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और सरकार बहुत हद तक सफल रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में ये संक्रमण नहीं फैल पाया। और उसका मुख्य कारण ये हमारी निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर एग्रेसिवली लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशना और उनके टेस्ट करना था, और टेस्ट करके तुरंत उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना था। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी को सरकारी अस्पतालों में और जो निजी मेडिकल कॉलेज थे, जिसको सरकार ने, सभी मेडिकल कॉलेज को सरकार ने टेक ओवर कर लिया था, वहां पर भी मुफ्त में इलाज सभी लोगों का कराया गया। तो मुफ्त इलाज सभी लोगों का कराया गया। इसके साथ साथ जो हमारा टेस्टिंग का, मैंने जैसे बताया कि इतने केस कम होने के बाद भी टेस्टिंग नहीं घटाई गई है। बदसूर 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में जो है प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। अभी भी कल जैसे 2,77,000 हुए। और देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसने 5,70,85,000 टेस्ट किए हैं। और ये टेस्ट घटाए नहीं जा रहे हैं, ये संख्या बरकरार रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो टीकाकरण का एक जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों का, युवाओं का टीकाकरण जल्दी शुरू किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये इस टीकाकरण को, मुफ्त टीका सबको टीका का जो अभियान 21 जून से चलाया गया, उसके बाद से उसमें तेजी लाई गई। और हम लोगों ने 2 लक्ष्य रखे थे कि जून के महीने में 1 करोड़ टीका लगाए जाएंगे, और वो लक्ष्य हम लोगों ने 24 जून को ही पूरा कर लिया। और अगस्त के महीने के आखिर तक 10 करोड़ टीके लगाए जाएंगे, उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब जो है उत्तर प्रदेश लगभग देश में सबसे अधिक टीके लगाने वाला, 3 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला राज्य बना है। 3,04,51,000 टीका अब तक लग चुका है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश लगभग 3 करोड़ टीका लगाने वाले प्रदेश हैं, और उत्तर प्रदेश जो है काफी तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण में कई अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जैसे ऐसे विशेष समूह जिनका कि बाजार में आना जाना, परिवारों में आना जाना रहता है, सब्जी बेचने वाले, वेंडर्स, रेडी वाले, इन सब का अलग से टीका लगाया जा रहा है। पत्रकार बंधुओं का अलग से टीका लगाया जा रहा है। जुडिशरी से जुड़े लोगों का अलग से टीका लगाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का अलग से टीका लगाया जा रहा है। संभावित तीसरी लहर से जो है लड़ने का एक तरीका ये भी था कि जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अभिभावकों को अभिभावक स्पेशल बूथ बनाकर उनको भी अलग से टीका लगाया जा रहा है। इस प्रकार लगभग 6,000 से अधिक टीका लगाने के सेंटर्स खोले गए हैं और बड़ी तेजी से टीकाकरण लगाया जा रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये टीकाकरण की जो तेजी से व्यवस्था की जा रही है, वो एक इस रणनीति का हिस्सा है
यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि जहां एक और प्रदेश सरकार तीसरी लहर की तैयारी के लिए पीकू बेड्स स्थापित करा रही है मेडिकल कॉलेजेस में, और 5,800 से अधिक पीकू के बेड तैयार हो गए हैं विभिन्न सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजेस में पूरे प्रदेश में। कोरोना महामारी फैलने के बाद से ही नोएडा विधायक पंकज सिंह लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं का भी समाधान करते हैं। वहीं विधायक पंकज सिंह ने बताया कि नोएडा में L1 अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। इस अस्पताल में 75 बेड हैं। इसके साथ ही अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस अस्पताल को जरूरत पड़ने पर मरीजों के लिए शुरू किया जा सकता है। विधायक पंकज सिंह ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। पंकज सिंह ने ट्वीट कर आगे ये भी कहा कि कुछ समय पहले मैंने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एक L1 हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी। आज वो अस्पताल 75 बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य उपकरण के साथ बनकर तैयार हो चुका है। तो विधायक पंकज सिंह ने L1 हॉस्पिटल बनवा दिया है और L1 अस्पताल में 75 बेड हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं और विधायक पंकज सिंह ने अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल को शुरू किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं और विधायक पंकज सिंह ने अस्पताल का उद्घाटन किया है। वहीं कोरोना महामारी फैलने के बाद से ही नोएडा विधायक पंकज सिंह लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं का हल भी करते हैं। वहीं विधायक पंकज सिंह ने बताया कि नोएडा में L1 अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। इस अस्पताल में 75 बेड हैं। इसके साथ ही अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस अस्पताल को जरूरत पड़ने पर मरीजों के लिए शुरू किया जा सकता है। विधायक पंकज सिंह ने इस अस्पताल का उद्घाटन भी किया। साथ ही पंकज सिंह ने ट्वीट कर आगे ये भी कहा कि कुछ समय पहले मैंने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एक L1 हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी। आज वो हॉस्पिटल 75 बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य उपकरण के साथ बनकर तैयार है। वहीं संत कबीर नगर के धमैचा गांव में एक सनसनी वाला मामला सामने आया है। आपको बताएं कि पति पत्नी के आपसी विवाद में महिला की मौत हो गई है और मृतका के पिता का आरोप है कि दामाद दीपक सिंह का किसी लड़की से अवैध संबंध है। इसको लेकर हाल ही में पंचायत भी हुई थी और अब उसकी बेटी को उसके दामाद ने गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दंपति के आपसी विवाद में महिला की जान जा चुकी है। महिला के मायके वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। दामाद दीपक सिंह हैं। हम शादी किए थे धमैचा में जी, और लड़की से चक्कर चल रहा था वहाँ दिल्ली में जी 2 साल पहले। लड़की हमारी दामाद साथ में थे दोनों वहाँ। जी उसके बाद में मार करके लड़की को वहाँ से ताड़ दिया जी और दूसरे के साथ हो रहा था लड़की जो फंसी हुई थी। उसके बाद यहाँ आया है। उसके बाद 22 तारीख को आया है। पंचायत हुआ है जी पंचायत के बाद लिखा पढ़ी पेपर हमारे पास है जी पेपर। और उसके बाद कहेंगे नहीं मारेंगे काटेंगे यहाँ रहेंगे। उसके बाद कल लड़की के कई दिन हमारे पास फ़ोन की, रात भर दिन भर फ़ोन किए कल कि पापा चले आओ। हम ना या बोले। हम कल जाप तो चोरी लगा दी हमने। 1.5 लाख का जेवर हम ओके दहले आके। जी जी अब 22 तारीख को सब पंचायत के सामने पेपर हमारे पास में। तो अभी थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर के ग्राम धमैचा में दीपक सिंह सनाफ रामचंद्र, इनका अपनी पत्नी बिट्टू से विवाद हुआ, जिसमें इनके द्वारा अपनी पत्नी को धक्का दिया गया और उसके बाद उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा उसके महिला के पक्ष वालों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। समस्त विधिक प्रक्रियाएं थाना स्तर से पूरी की जा रही हैं। वहीं अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है।
मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है और एक पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश पर 15 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है और मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि जो तस्कर गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खंडहर में जा गिरी है। अचानक बस खंडहर में गिरने से सवारियों में हड़कंप मच गया और बस में बैठे तकरीबन 12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फर्रुखाबाद बस स्टैंड से सवारी लेकर रोडवेज बस जा रही थी और ये बेबर होते हुए इटावा की तरफ जा रही थी, जहां पर यह दुर्घटना हुई है। तो अनियंत्रित होकर खंडहर में बस जा गिरी और पेड़ से जाकर टकरा गई। इसमें 12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बताएं कि बेवर से होते हुए इटावा की तरफ ये बस जा रही थी। वहीं खबर लखीमपुर खीरी जिले के निघासन विकासखंड की बैलहा गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे दावों को दरकिनार कर खुद एक नाले पर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर एक वैकल्पिक पुल तैयार किया है। दरअसल जिले के निघासन विकासखंड की ग्राम पंचायत बैलहा के गांव मिठुई में बहतिया नाले से संपर्क मार्ग पर बाढ़ के कारण पानी भर गया था। इसकी वजह से आवागमन लगातार बाधित हो रहा था, जिससे ग्रामीणों के सामने आने जाने की बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए सभी ग्रामीण निर्वाचित ग्राम प्रधान हाजी रफीक अहमद से जाकर मिले हैं। ग्राम प्रधान ने लकड़ी का वैकल्पिक पुल बनाए जाने की बात ग्रामीणों से कही और पुल निर्माण कार्य में अपनी तरफ से 25,000 रुपए का सहयोग भी दिया है। ग्रामीणों ने लकड़ी से निर्मित वैकल्पिक पुल का 2 दिनों में निर्माण कर लिया है और बताया जा रहा है कि यह मामला कई साल पुराना है। वहीं रामपुर में तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी है। इसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे। तो तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी है रामपुर में और इस पूरे के पूरे हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर एसीपी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतर आए। पैदल गश्त कर वीकेंड लॉकडाउन का जायजा लिया। बिना बेवजह बाहर घूमने वाले और अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वाले दुकानदारों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। तो ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सख्त हुई है। एसीपी ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया है और गश्त कर वीकेंड लॉकडाउन का जायजा लिया है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग करके धोखाधड़ी से व्यक्तियों के खाते से पैसे निकालने वाले एक गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और एक विदेशी भी शामिल है। आरोपियों के पास से अलग अलग बैंक के 28 से ज्यादा एटीएम बरामद हुए हैं।
तो नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है और पुलिस ने 3 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया है। बैंक के खाते से ये पैसे निकाल लेते थे। एटीएम यूज़ करने वाले व्यक्तियों का डेटा वहाँ से ले लेते थे और डेटा लेने के बाद डेटा एंड पिन कोड, उसके बाद पुनः इस एटीएम को क्लोन करते थे, एटीएम दूसरा बनाते थे और बनाने के बाद क्लोन्ड एटीएम से उस पिन कोड के सहारे ये पैसा निकालते थे। तो इस प्रकार ये लोग इस फ्रॉडिज्म में शामिल थे। हम लोगों ने तीनों को अरेस्ट किया है। ये रिकवरीज हमारी हैं। सारे जो इक्विपमेंट्स इन लोगों ने क्लोन करने में यूज़ किए हैं वो सारा इक्विपमेंट्स हमारे पास है। जालौन में पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने अपराधी नौशाद की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया और बता दें 18 जून को सरेआम नौशाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए गए। तो पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वहां के पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो में पार्षद के ऊपर प्रधानमंत्री आवास में पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। महिलाओं द्वारा पार्षद पति की पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला जिस महिला और पार्षद में विवाद हो रहा है वो पार्षद के घर के पास की ही रहने वाली महिला है। महिला का आरोप है कि पार्षद के पास उन्होंने एक पॉलिसी करवाई थी जिसमें पैसे न मिलने के चक्कर में शराब के नशे में उनके पति ने पार्षद से विवाद किया था, जिसका ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही भाजपा पार्षद ने मझोला थाने में मामले की शिकायत की है और वीडियो वायरल करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की है। मुझे तो इस बारे में जानकारी भी आपके माध्यम से ही हो रही है, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कोई भी जो है इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है या जो है कोई मेरे द्वारा हुआ दिया है तो प्रूफ दे मैं वो इस बात का। मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं, मुझे तो आपके बारे में आपसे ही पता चल रहा है इस बारे में। वो न्याय जांच करें, जो अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मैं खुद इसकी मांग करता हूँ। भैया ये मामला जो है ये गलत है। ये जो लोग ये इस तरह की वीडियो डाल के जो दिखाना चाह रहे हैं ये गलत है। ये वीडियो हमारे मोहल्ले की है और हमारे मोहल्ले में जो हमारे घर के पीछे हमारे ही परिवार से सटा हुआ वो परिवार है, उसमें एक लड़का अपनी पत्नी को दारू पी के मार रहा था, ठीक है। और वो लड़का जब दारू पी के मार रहा था उसकी पत्नी मेरे पास आई, उसके पीछे पीछे वो लड़का भी आ गया और वो अपने बचाने के लिए मुझसे कह रही थी। तब जैसे मैंने उस लड़के को लड़की को लड़के से बचाया तो लड़का दारू के नशे में इतना धुत था कि वो मुझसे ही लिपट गया। अब मुझे उससे बचाने के लिए वो महिलाओं ने भी, जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो महिलाओं ने प्रयास करा उसे छुड़ाने का। तो ये प्रकरण लगभग 4-5 महीने पहले का है। वहीं अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित कमिश्नरी रोड पर साक्षी अस्पताल में मरीज की मृत्यु से परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। दरअसल गिन्नौर के ममता अस्पताल में मरीज की मौत हुई थी। डिलीवरी बच्चा और महिला दोनों ही ठीक हैं, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ के साक्षी अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया है और तोड़फोड़ भी की है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ मौके से फरार है। बाद में सूचना पुलिस को दी गई और मामले को जैसे तैसे किसी तरह से शांत कराया गया। पुलिस ने अभी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जांच लगातार की जा रही है। काम को कराने हेतु हमारे अवर अभियंता सब लोग साथ में थे। काम होने के उपरांत काम चल रहा था तो सप्लाई डिस्टर्ब थी, तो इसलिए हम लोगों ने किया कि
सप्लाई को थोड़ा रेगुलर मतलब उपभोक्ता की सप्लाई 1 घंटे से बंद थी, तो सप्लाई को नॉर्मल करने हेतु शटडाउन जो जेई ने लिया था उसको वापस कराने हेतु मैं जा रहा था रास्ते में। तो रास्ते में ये था कि शॉर्टकट रास्ता एक था, तो वहाँ पगडंडी से जाके निकल के सामने बिजली घर है, जाके शटडाउन वापस कर दिया। जब मैं शटडाउन रास्ते में जा रहा था तो पीछे से एक शख्स 3 शख्स आते हैं, एक शख्स पीछे से मारता है और उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है और वो फायर करता है। फायर करके इतना सुन करके जो कि हमारे साथ जो हमारे बिजली कर्मी जो कार्य कर रहे थे वो सब लोग आए। जब आवाज़ सुनी तो एकदम से भगदड़ मची और वो आए, फिर वो भाग गए। अयोध्या में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर हनुमान गुफा मंदिर में संतों से मुलाकात की और संत समाज का आशीर्वाद लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव नजदीक है और 6 महीने बाद चुनाव है तो सरगर्मियां तेज होनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 2 साल पहले एक गैर बीजेपी वाद का एक नारा दिया था। सभी पार्टी इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए भी प्रयास करें तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। राम मंदिर जमीन खरीद विवाद पर बोलते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण देश की जनता ने अपना समर्पण किया है। एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। इस संपूर्ण मामले की निष्पक्ष संस्था के द्वारा जांच हो। देखिए, चुनाव आने वाला है, बहुत कम समय बचा है, केवल 6-7 महीने बचे हैं, तो सरगर्मियाँ तो तेज़ होनी है। लेकिन हमने देखिए 1.5-2 साल पहले एक नारा दिया था, गैर भाजपावाद। सब विपक्ष इकट्ठा हुआ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। अगर सब पार्टियां एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में बहुत आसानी होगी। तो उसमें एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, तो उसकी तो फिर क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल जांच निष्पक्ष संस्था के द्वारा होना चाहिए। और जब पूरे देश की जनता ने पैसा दिया है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर पैसे की तो कोई कमी है नहीं। देखिए, चुनाव आने वाला है, बहुत कम समय बचा है। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 दिन पहले गायब हुए 2 बच्चों को सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने दोनों बच्चों को कासगंज रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बच्चों को बरामद करने के लिए 4 टीमें गठित की थी, जिसने ये बड़ी सफलता हासिल की है। की घटना है, मऊ दरवाजे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सफीना और नियाजी, सफीना जो 10 साल की बच्ची थी और नियाजी जो 4 साल का बच्चा था, उनकी जो कि काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गढ़िया मऊ दरवाजा में रहते थे। 22 तारीख की रात को उनकी मदर के द्वारा बताया गया कि उनके बच्चे कहीं पे चले गए हैं। तुरंत से मऊ दरवाजा थाने पर FIR दर्ज की गई 363 के अंतर्गत, और हमारी 4 थानों की टीम, जिसमें मऊ दरवाजा, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, साथ ही साथ कमालगंज और हमारी SOG की टीम CO सिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी। बरेली में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली, जहां पर पुलिस ने मकान के अंदर चल रहे सट्टे का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 1,20,450 रुपए भी बरामद किए हैं। तो पुलिस ने इस सट्टेबाजी के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इनके पास से लाखों की नकदी भी बरामद की गई है। 1,20,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।